इस वीडियो में अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को हम 100% एनसीईआरटी से कवर कर लेने वाले हैं, मतलब कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और अगर बात करें थोड़ा सा एक लंबा वाला वीडियो 40 मिनट का, अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं, इसमें रिवीजन के पर्पज से बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन के लिए अपनी बॉडी में मेनली रोल कौन करता है भाई? तो ब्लड करता है। अब ब्लड में है, ब्लड दो पार्ट में, 55% इसमें पानी सा भरा हुआ है, मतलब प्लाज्मा है, और 45% ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो 55% क्या है भाई? प्लाज्मा। प्लाज्मा को अपन फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ये विस्कस फ्लूइड होता है जिसका कलर स्ट्रॉ कलर्ड में होता है। इसमें अगर प्लाज्मा बात करें तो भाई पानी पानी है, तो 90 से 92% क्या है? वाटर। 6 से 8% क्या है इसमें? प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन कौन सी है? तो फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट है। फाइब्रोनोजिन जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्बुमिन की बात करें तो ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा में इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी प्रेजेंट रहता है। मिनरल्स जैसे कि Na+, Ca+, Mg+2, CO3- Cl- प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, वही ब्लड सेल्स की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट की ये 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को अपन एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। वहीं अगर बात करें, ये फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो में ये बनता है। डब्ल्यूबीसी ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। प्लेटलेट्स बात करें इसको थ्रोम्बोसाइट, पीटी से याद कर सकते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। इसमें बात करें तो रिलीज ये बैरिस टाइप ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है जिनमें से मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर में, मतलब क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कुछ थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा दे रखा है कि भैया ये 2 टाइप होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो एमएल भरा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एमएल मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये फैगोसाइटिक रोल है इसका, और लिम्फोसाइट इसका इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट कौन कौन सी? तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों की दोनों किस में हेल्प करती है भाई? तो बात करें इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। वहीं अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ये बीन मतलब बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल क्या करती है? तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हाइपेरिन को रिलीज करती है जो कि अपना भाई इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। इयोसिनोफिन जो है एलर्जी में, इयोसिनोफिन एलर्जी में, और न्यूट्रोफिल बात करें तो ये भी फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक कौन कौन है भाई? मोनोसाइट फैगोसिटिक है, और भैया न्यूट्रोफिल क्या है भैया? फैगोसिटिक होते हैं। अच्छा, इनके कंपोजिशन भी देखा कितने कितने परसेंट है, तो परसेंट ऐसे याद रख लो जैसे किसी बैच में एनएलएम लास्ट में पढ़ाया जा रहा था, तुम क्या बोल सकते हो? एनएलएम अब, एनएलएम अब। तो एन कितना है? 60 से 65%। एल कितना है? 20 से 25%। एम कितना है? 6 से 8%। और यूसिनोफिल 2 से 3%। बेसोफिल 0.5 से 1% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी में। एन मतलब न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल और बेसोफिल का परसेंटेज दे रखा है। अब अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन होता है, और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी होती है बाइकॉन्केव होती है, और न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस बोल देते हैं। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम जो प्लाज्मा वाला तुम्हारा पानी पानी वाला, इसमें क्या है? प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से हम प्रोटीन निकाल दें, जैसे फाइब्रोनोजिन टाइप जो प्रोटीन है उनको अगर निकाल दे तो उसको सिस्टम क्या बोल देंगे? सीरम बोल देंगे। तो सीरम में भैया क्या नहीं है? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो इसमें एक अच्छा भाई प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, क्योंकि प्लाज्मा में तो भाई 2 प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में क्या? क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्मेट में होते हैं, जैसे फाइब्रोनोजिन के फाइब्रिन के फॉर्म में होता है, जो अभी देखना एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन में बनाएंगे, अभी लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें तो ब्लड ग्रुप, तो कई टाइप के ब्लड ग्रुप अपने पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें से हम 2 तरीके के पढ़ेंगे। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, मतलब ए टाइप, बी टाइप, एबी टाइप और ओ टाइप वाले, और एक पढ़ेंगे अपन आरएच ब्लड ग्रुप। तो एबी वाले में अगर बात करें तो क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हो, समझ जाओ वही क्या है? ब्लड ग्रुप है। जैसे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए है। बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल देंगे भैया? ओ ब्लड ग्रुप बोल देंगे। अच्छा, वहीं अगर बात करें एंटीबॉडी, तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, जैसा एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। भाई ए में कैसी बनेगी? बी में कैसी बनेगी? तो ए बी में कैसी बनेगी? तो भाई कोई नहीं बनेगी, क्योंकि भैया इसके अपोजिट वाला तो दोनों ही है प्रेजेंट भाई, और इसमें कोई नहीं है तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। अच्छा भैया, अब हम अगर बात करें क्या कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ब्लड ग्रुप देने में प्रॉब्लम पता क्या होती है? अगर तुम्हारे अंदर किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे और उस ब्लड ग्रुप को क्या करेंगे? मार देंगे सेल्स, लेकिन डिफेंस सिस्टम मार देगा उनको। तो इसलिए क्या होता है, वही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है जो तुम्हारा सेम हो, या फिर ए बी वाला जो होता है वो सारे ब्लड ग्रुप ले सकता है। ए बी वाला सारे ले सकता है। तो तुम्हें कौन कौन ब्लड दे सकता है? जैसे तुम्हारा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो तुम्हें ए वाला दे सकता है और ओ दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन है मतलब है नहीं, तो इसलिए क्या भाई? ओ वाला दे सकता है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर बात करें बी को बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ए बी को ए बी दे सकता है सिर्फ, और ओ दे सकता है। वहीं अगर बात करें ओ को, तो ओ को कोई सिर्फ ओ ही दे सकता है। तो हम अगर बात करें, देखो भाई ओ क्या है? सबको दे रहा है, और ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, इसलिए ए बी को अपन बोल देते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को भैया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ को बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं। अच्छा भाई, अगर बात करें ब्लड को केयरफुली मैच करते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है भैया? मे बी क्लम्पिंग या फिर क्लस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी। क्लस्ट्रिक्शन मतलब कि भैया टूट जाएगी, मर जाएगी, ठीक है, आरबीसी। वहीं अगर एक डिजीज हो जाती है,
अगर बात करें, अच्छा एक बात और है कि प्लेटलेट्स होती है वो प्रोड्यूस पता क्या होती है, प्लेटलेट्स स्पेशल सेल्स ऑफ बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स बोल देते हैं। वही अगर आगे बात करें तो जो RH एंटीजन है, तो RH प्रेजेंट है अगर रीशस मंकी के नाम पर रही है, RH अगर प्रेजेंट है तो समझ जाना भाई RH एंटीजन RH पॉजिटिव, RH अगर नहीं है तो RH निगेटिव बोल देते हैं। अच्छा RH पॉजिटिव वाले जो 80% ह्यूमंस में RH पॉजिटिव होता है। वही अगर बात करें डिजीज होती है इरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिस, ये क्या होता है सुनना बात को, जैसे कि अगर पहला मदर जो है वो RH निगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव, अगर पहला चाइल्ड एडलेट पॉजिटिव हुआ, अब फादर RH पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि RH पॉजिटिव नहीं होगा कोई भी तो फिर RH पॉजिटिव आना पॉसिबल नहीं है। तो अगर फादर RH पॉजिटिव, अगर पहला चाइल्ड RH पॉजिटिव वाला बना तो क्या होगा कि जब डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, प्लेसेंटा टूटेगा तो जो बेबी है तो बेबी का थोड़ा सा ब्लड मदर में रह जाएगा, अगर मदर में रह गया तो उसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी एंटीबॉडी। तो पहले बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई बेबी RH पॉजिटिव वाला हुआ तो क्या होगा, इसके अंदर भाई एंटीबॉडी जो है मदर के अंदर, वो अगर अगला बेबी RH पॉजिटिव वाला हुआ तो इसके लिए जो है प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएंगे एंटीबॉडी और उसकी जो है RBC को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। इसलिए बच्चे को क्या हो जाएगा, कॉज बेबी सेवरल अनीमिया है, जॉइंटिस हो सकता है, कभी कभी बच्चा मर भी सकता है। क्योंकि भैया अब तुम कहोगे कि भाई ब्लड तो दोनों मदर के और प्लेसेंटा से अलग रहते हैं, लेकिन IgG एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, याद रखना। वहीं अगर बात करें इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा से सेपरेट रहते हैं, लेकिन अगर जब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है भाई, वो एंटीबॉडी जो होती है उसको खतरनाक काम कर सकती है। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग कि भैया 100 ml ब्लड में कितना क्या प्रेजेंट है, 100 ml ब्लड में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 5 से 5.5 मिलियन RBC और 6000 से 8000 WBC प्रेजेंट होती है। देखो ये तो देखा है 100 ml ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन, बाकी सारी चीजें देखी है पर mm³ ऑफ ब्लड में, 5 से 5.5 मिलियन RBC पर mm³ ऑफ ब्लड में, 6000 से 8000 WBC और 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट, ये सारी चीजें वैसे अपन को नॉर्मली यूज करते लेते हैं। अच्छा क्लॉटिंग कैसे होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग जो है कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड का मतलब है सीरीज ऑफ लिंक्ड एनर्जी एंजाइम रिएक्शन, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिससे कि तुम्हारा क्या होता है ब्लड क्लॉट होता है। होता क्या है, जब जैसे कहीं चोट लग जाए तो क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन स्किम फॉर्म होता है एट दैट साइड, उस साइड पर डार्क रेडिश ब्राउन स्किम जैसा फॉर्म हो जाता है। अच्छा होता क्या है, तुम्हारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बदल जाता है, ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन था उसको फाइब्रिन बदल देगा जो क्या करा देगा ब्लड क्लॉट, अभी एक्टिव फॉर्म में आया ना तो ब्लड क्लॉट करा देगा। होता क्या है कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बन जाते हैं फाइब्रिन की और क्या हो जाता है ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब जैसे ये नेटवर्क क्या करते हैं, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रॉयड RBC वगैरह जो भी चीजें हैं उनको पकड़ लेता है, तो इन विच डेड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड हो जाते हैं। अच्छा भाई इतनी बात सुनाती नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये फाइब्रिनोजन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अपने प्लाज्मा में। अच्छा अपन अगर लोग लिम्फ की बात करें, अब सुनना लिम्फ क्या होता है, सुनना लिम्फ क्या है कि जैसे कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में से कुछ जो है पानी जैसा जो है बाहर आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड्स के बीच में आ जाता है, उसे लिम्फ बोल देते हैं। वो काम क्या करता है, वो हमारे जो है सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में जैसे कि ऑक्सीजन का कनेक्शन है उसको इधर ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने काम करता है। तो क्या होता है, सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स टिश्यू, सेल्स टिश्यू के बीच में आता है, उसे क्या बोलते हैं भाई लिम्फ बोल देते हैं। अच्छा क्या क्या नहीं आता बाहर, तो प्रोटीन नहीं आता और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बाहर नहीं आती हैं। अच्छा जो लिम्फ होता है ये होता कैसे कलर का है, अभी हेल्प किसमें करता है, तो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज कराता है। अभी किस कलर का होता है, तो लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि क्या रखता है भाई स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट रखता है, जो कि भैया रिस्पांसिबल होती हैं इम्यून सिस्टम के लिए तुम्हारी बॉडी के। अच्छा मेनली लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो तो बात बताई दी है। टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है, टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, अभी बताएंगे इस बात को, यहाँ लिखा है। अच्छा इसके अलावा लिम्फ और क्या काम करता है, तो ये फैट अब्जॉर्ब कराता है, लैक्टियल फैट को विलाई ऑफ इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब कराता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट करिए न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का भी है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड और टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के जैसा ही सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। वही अगर बात करें जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये क्या है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो कि कलेक्ट क्या करता है, कलेक्ट फ्लूइड्स एंड ड्रेन बैक टू द मेजर वेन्स, जो कि फ्लूइड कलेक्ट करता है और मेजर वेन्स में जो है इसको ड्रेन कर देता है। अच्छा भाई अगर हम बात करें तो इतनी बात हमें समझ आती है, तो अपना जो है लिम्फ वाला सिस्टम कवर होता है, ये एक पैरा दे रखा है, NCERT में पढ़ भी सकते हैं आप इसको, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें हार्ट की, तो हार्ट तुम्हारी बॉडी में 2 चैम्बर 3 चैम्बर या 4 चैम्बर हो सकता है। अच्छा 2 चैम्बर हार्ट जो होता है इसमें क्या होगा, एक ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल होगा, 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होता है। ऐसा 2 चैम्बर हार्ट मतलब कि फिर से पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और यहाँ हार्ट जो होता है वो प्योर एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। क्यों, देखो भैया गिल्स, हार्ट से ब्लड आया गिल्स में क्या होगा ऑक्सीनेटेड, अब ये बॉडी में डीऑक्सीनेटेड है, डीऑक्सीनेटेड होकर फिर से यहीं आ गया।
अच्छा भाई, वहीं अगर बात करें एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है भाई, 3 चैम्बर्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्सिंग हो जाते हैं। अच्छा भाई, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वहीं अगर बात करें मैमल्स और एप्स में क्या होता है भाई, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। वह इसमें क्या है कि लेकिन क्रोकोडाइल में ऐसा होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हार्ट की ही बात कर रहे हैं तो हार्ट में देख लेते हैं। हार्ट में क्या होता है भाई, 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। अच्छा, दोनों ऑरिकल के बीच में जो है ये सेपरेट रहते हैं भाई, राइट वाला पूरा सिस्टम अपना अलग अलग है और लेफ्ट वाला पूरा अपना अलग अलग है। अच्छा, इसमें राइट इधर साइड है, वैसे अपन हर जगह डिनोट करने के लिए इधर इधर लेफ्ट बोलते हैं, इधर राइट बोलते हैं, अपना राइट हैंड राइट, लेकिन यहाँ इधर क्या है भैया, राइट है, क्योंकि अपन एक तरीके से एक मरीज को देख रहे हैं जिसका अपन लोगों ने पेशेंट को काट पीट के देख रहे हैं, तो उसका इधर वाला राइट होगा ना, इसलिए इसको ऐसे पढ़ता हूँ। अच्छा, इधर राइट है, इधर क्या है, लेफ्ट है। अच्छा, अब इनके ऑरिकल्स के बीच में जो डिवाइड करता है इनको बोल दिया इंटर ऑरिकल सेप्टा। ये कैसे होता है, थिन इंटर आर्टेरियल सेप्टा बोल दिया। ये होता है थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, क्योंकि भैया नीचे जैसे कि दीवारें जैसे कि उसकी देखी होंगी डैम की, तो नीचे मोटी होती है, ऊपर क्या होती है, पतली होती है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कैसे में थिक है, ये कैसे है, थिन है। वहीं अगर बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो है ये भी थिक होते हैं, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा भी कैसे होते हैं भैया, थिक होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ब्लड जो है पूरी बॉडी से प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है राइट साइड में पंप कर दिया जाता है, किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू इसको पंप कर दिया जाता है राइट साइड में। तो इम्प्योर ब्लड किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा। अब यहीं से जो है ये सारा ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये आता है, तो अब जब यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ से जाता है फिर भैया ये लंग्स के पास। जब ये लंग्स के पास जा रहा होता है तो यहाँ पर कुछ गेट पाए जाते हैं। गेट क्या है, मतलब कैस्पिड वॉल्व्स पाए जाते हैं जो कि बंद हो जाते हैं ताकि ये ब्लड ऊपर ना वापस चला जाए, तो इसको सीधा इधर ही ले जाने के लिए लगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब इसमें चढ़ जाता है ब्लड, तो इनमें जो है कुछ सेमिलर वॉल्व्स पाए जाते हैं जो किस लिए होते हैं, ताकि ये ब्लड जो है ऊपर चढ़ने के बाद वापस ना लौट आए। अच्छा भैया, इतनी बात सुनाती है। अच्छा, जब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से हार्ट लंग्स को ब्लड जाता है तो जो लेके जाने वाली पाइप है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये यहाँ इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, फिर भी आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि आर्टरी उनको बोलते हैं जो हार्ट से दूर जा रहे हैं वो आर्टरी है, हार्ट के पास आ रहे हैं वो वेन्स होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी आर्टरी है जो मतलब एक ऐसी आर्टरी है जो कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। अच्छा, वहीं अगर आगे बढ़ बात करें तो लंग्स से क्या होता है भैया, ये राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में आ जाता है प्योर होके पल्मोनरी वेन से, और यहाँ से फिर इधर आता है और यहाँ से पूरी बॉडी में ऑर्टा के थ्रू चला जाता है। तो अब यहाँ भी बैक फ्लो ना हो तो इसलिए यहाँ भी वॉल्व्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ लेकिन पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोल सकते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स भी बोल सकते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर है भैया, राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है भैया, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व होते हैं। और सेमिलर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, तो बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में प्रेजेंट है, जो ऑर्टा तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाएगी। अच्छा, जो मतलब यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलने क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल से निकलनी है, जो भी कुछ पाइप निकल रहे हैं उन्हीं में ही सेमिलर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छी बात समझ में आती नहीं आती। अच्छा, जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेशन उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब इस वाले वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो इस वाले हार्ट से, मतलब कि राइट वेंट्रिकल से, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। तो ये बातें भी एनसीईआरटी में लिखी है, तो वहाँ यहाँ लिखा हुआ देखो, स्टार्ट द पल्मोनरी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। और यहाँ कहाँ से होता है पंपिंग ब्लड, यहाँ पंपिंग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये देखो लिखा है, स्टार्ट पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई राइट वेंट्रिकल। अच्छी बात है, समझ आ गया नहीं आ गया। अच्छा, वहीं अगर हम आगे बात करें तो जो हार्ट होता है इसके चारों तरफ एक कवरिंग रहती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्योंकि ताकि डबल वॉल रहती है, जिसमें क्या रहता है भैया, फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि ये जब धड़के बढ़के तो इसमें फ्रिक्शन कम रहे और इससे बॉयंसी भी बनी रहे। इतनी बात समझ आ जाती है। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग तो आगे क्या होता है कि जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, और ये मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है खुद कंट्रोल होता है नोडल टिश्यूज से, ये खुद कंट्रोल होता है। इसका साइज बात करो तो क्लिंच्ड फिस्ट टाइप होता है, ऐसा मुट्ठी जैसा होता है। अच्छा, वही ये मेसोडर्मल ऑरिजिन है। और अगर आगे बात करें तो जो हार्ट होता है भाई, ये किससे, नोडल टिश्यू से खुद कंट्रोल होता है। तो इसमें मेनली नोडल टिश्यू होता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे राइट साइड ऑरिकल में, बिल्कुल अपर कॉर्नर पर। फिर ये यहाँ से जो नर्व चलती है वो पहुँचती है एवी नोड पर। एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, राइट में नीचे साइड प्रेजेंट रहती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और यहां से निकलती है एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, जो फिर बाद में आगे फर्दर चलते हैं जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है उसके ऊपर चलते हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज आगे फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं और बन जाते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा फैल गया है ना पूरे लंग्स के ऊपर में तुम्हारे एक तरीके से न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, पुरकिंजे फाइबर पे पहुंच जाते हैं। इतनी बात सुनाती नहीं आती कंफर्म। अच्छा, जो न्यूरल टिश्यू है भाई, अब ये एसए नोड क्या है, साइनोट्रियल नोड है। अब यहीं से जो है यही जो होता है ये धड़कन स्टार्ट करता है, बनाता है एक तरीके से, करंट स्टार्ट करता है, इसलिए इसको पेस मेकर भी बोल देते हैं। अच्छा, कितने धड़कन करता है, तो एसए नोड जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to
75 पर मिनट। तो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई? इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये होता है रिस्पॉन्सिबल। कहती बात समझाती नहीं आती, कंफर्म। अच्छा, वहीं ये बात लिखी कि भाई ये नोडल टिश्यू खुद ही खुद बनाता है, सब जनरेट करता है, तो जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना ही ये अपने आप ही बना लेता है। स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर होता है नोडल टिश्यू, अपने आप ही पूरा जो है प्रोड्यूस कर लेता है। इतनी बात सुनाती है। अब जो हार्ट होता है तो धड़कता कैसे? तो धड़कने के लिए इसमें क्या होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो भैया 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो भैया एक साइकिल कितनी देर में हो रही है? तो 60/72 वाली तो 0.8 सेकंड में एक साइकिल हो रही है। अब 0.8 सेकंड में हो क्या है, सुना बात को। सबसे पहले क्या होता है कि सारा ब्लड जो होता है नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड जो है इधर गिरता रहता है और बाकी ब्लड इधर आता रहता है, ये खुले रहते हैं परमानेंट। अच्छा भैया, इधर ब्लड बढ़ता रहता है तो इधर 70% ब्लड तो अपने आप आ जाता है, लेकिन जो 30% ब्लड यहाँ होता है उसको इधर दबा के थोड़ा सा पुश किया जाता है। तो पुश करने को बोलते हैं अपन लोग सिस्टोल। तो सिस्टोल होता है ऊपर एट्रिया में, तो एट्रिया में सिस्टोल होता है, तो 30% ब्लड जो होता है वो यहाँ आ जाता है। अच्छा, जैसे ही इसमें आता है फिर ये ब्लड इसमें भर जाता है, तो अब प्रेशर बनता है जिससे कि ये वाले जो कस्पिड वॉल्व से ही बंद हो जाता है ताकि ये ब्लड वापस न चला जाए। अब यहाँ प्रेशर बढ़ता है जिससे कि सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और ये अंदर चला जाता है। तो प्रेशर बढ़ता है कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें? वेंट्रिकल्स में। तो भैया ऊपर पहले 0.1 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.3 सेकंड का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाकी टाइम जो होता है हार्ट जो होता है रिलैक्स स्टेट में रहता है। तभी तो बोलते हैं कि हार्ट जो है अपने वर्क के बीच में ही हर बार रिलैक्स कर रहा होता है। अच्छा भाई, तो हार्ट 0.8 सेकंड एक हार्ट बीट करता है, तो 0.1 सेकंड पहले किसमें? आर्टेरियल सिस्टोल आता है, फिर 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल आता है। जब एट्रियल सिस्टोल आता है तो ये क्या करता है? एट्रियल सिस्टोल जो 30% ब्लड फ्लो को क्या करता है भैया? इंक्रीज कर देता है। क्या इतनी बात समझाती नहीं आती है? अच्छा भाई, अब बाकी टाइम क्या होता है भैया? दोनों में डायस्टोल चल रहा होता है, तो ज्वाइंट डायस्टोल चलता है। जब ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा है तो चारों चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और इसके अलावा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तो ओपन रहते हैं, लेकिन सेमिलुनर वाल्व क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। सेमिलुनर वाल्व सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए खुलते हैं जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है, तो इसी टाइम पर सेमिलुनर वाल्व खुल जाते हैं। इधर इम्प्योर ब्लड लंग्स में चला जाता है, इधर से प्योर ब्लड जो पूरी बॉडी में चला जाता है, उसी में से एक वेन जो है हार्ट को भी ब्लड दे देती है, एक आर्टरी। अच्छा भैया, आगे मैंने इतनी बात सुनाती नहीं आती है। अब अगर हम आगे बात करें तो अब 2 तरीके की साउंड अगर अपन स्टेथोस्कोप से सुनो तो सुनाई देती है। एक तो सुनाई देती है लव की, दूसरी डव की। लव का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व। जब कस्पिड वॉल्व बंद होता है, लव मतलब पहली साउंड है, प्यार की पहली साउंड है, तो लव क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व, और डव होता है क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व से क्या आती भैया? डव साउंड आती है। इतनी बात सुनाती है। वहीं अगर आगे बात करें तो जो बॉडी एक वेंट्रिकल एक बार में जितना वॉल्यूम पंप करता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टोक वॉल्यूम। ये कितना होता है? 70 ml, मतलब एक हार्ट एक बार में 70 ml को ही जो है पंप करता है। अच्छा, एक बार में 70 ml पंप कर रहा है, तो 72 बार में कितना कर रहा है? मतलब 5 लीटर लगभग। तो मतलब कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना आउटपुट कर रहा है? तो कार्डियक आउटपुट बोलते हैं 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। तो यही लाइन यहाँ लिख रखी है, द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट। मतलब अपनी हार्ट रेट को अल्टर कर सकता है और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अल्टर कर सकता है, जैसे कि कार्डियक आउटपुट भी बदल सकता है। क्यों भैया? दौड़ वोड़ लगाते तो ना अपने आप हार्ट रेट बढ़ जाती है ना। अच्छा, वहीं अगर बात करें वेन और आर्टरी, तो वेन का अगर बात करें तो वेन की ल्यूमन लार्ज होती है, आर्टरी की ल्यूमन स्मॉल होती है। लार्ज होती है क्यों? इसमें वॉल क्या होती है? थिन होती है, इसलिए इसकी ल्यूमन क्या होती है भाई? लार्ज होती है। इसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। अच्छा, वॉल थिन है, इनमें क्या होता है भाई? तो प्रेशर कम से ब्लड चलेगा, इसमें प्रेशर चलता है, सब प्रेशर कम से चलता है, इसलिए इसमें वॉल प्रेजेंट होता है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, और इसमें वॉल्व नहीं होते क्योंकि प्रेशर से ही चल रहा है, तो यहाँ कम प्रेशर चलता है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर चलता है। अच्छा, इनमें कुछ मसल्स का कैसे कैसी होती है? तो सबसे बाहर होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरमीडिया। अच्छा, ट्यूनिका एक्सटर्ना बात करें तो किसकी बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर बनी है। ट्यूनिका इंटरमीडिया बात करें तो स्क्वामस एंडोथेलियम की बनी होती है, क्योंकि अंदर ही तो भाई एक्सचेंज होगा ब्लड का ना भाई। अच्छा भाई, गैसेस का। अच्छा, जो ये इसकी जो वेन्स हैं वो पतली पतली देखो मसल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ट्यूनिका मीडिया वाला जो होता है वो कम होता है, वेन थिन होता है, वेन्स में ये क्या होता है? थिन होता है। वहीं अगर अपन लोग ईसीजी की बात करें तो क्या होता है कि भाई ईसीजी क्या है? तुम्हारे जो हार्ट में जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, उसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक मतलब कि एक चार्ट बनाते हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं? अपन ईसीजी बोलते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी दिखे, ऐसा चार्ट ना दिखे, तो समझो तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो होता क्या? सबसे PQRS T से लेकर टी तक ABCD लिख दिया। क्या होता है कि भैया पहली जो वेव बनती है, ये वेव आती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। भाई 0.1 सेकंड क्या होती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होती है। तो यही क्या होती है भैया? इसका हो गया डीपोलराइजेशन, मतलब सिस्टॉल हुआ किसमें भाई? ऑरिकल्स में। फिर क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, फिर तुरंत 0.3 सेकंड क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। फिर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के बाद अब ये रिपोलराइजेशन होता है, मतलब रेस्ट कनेक्शन आता है। जब तक ये भाई ऐसे पिच का, अब पिच के बाद भाई रेस्ट में आता है, तो जिस बीच में भी रेस्ट अभी तक यहाँ तक क्या है? अब बिल्कुल रेस्ट में है। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं पे भी है तो क्या है भाई? अभी तो सिस्टोल ही चल रहा है, मतलब दवाई ही हुआ है हार्ट। तो एंड ऑफ टी वेव हमें बताता है कि भैया अब जो है सिस्टोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मतलब अब ये बिल्कुल रिलैक्स है भाई। यहाँ से वापस आ रहा है, अब ये वेव क्या है? वापस आने की तो वेव है भाई, तो वापस आ रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें तो इसका तो रिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाया गया, लेकिन रिपोलेशन ऑफ ऑरिकल कहाँ चला गया? तो रिपोलेशन ऑरिकल की वेव जो होती है वो डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल के पीछे दब जाती है। अच्छा, अगर आप लोग QRX कॉम्प्लेक्स को एक बार काउंट करें तो हमें पता चल जाएगा भाई कितनी हार्ट बीट, तुम्हारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है एक बार में। अच्छा, ECG का ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो 3 लीड की जरूरत होती है उस मशीन में मिनिमम। तो 2 तो अपनी रिस्ट में लगा लो, दोनों कलाइयों में, एक लगाई जाती है लेफ्ट एंकल में, मिनिमम तो इतना लगाना होता है। लेकिन अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी तो कई सारी और हार्ट वर्ट में और पूरी बॉडी में लगा दिया करते हैं। अच्छा, मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो वो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। T से P वेव, अब भाई T यहाँ एंड हो गई, T से P तक, फिर दोबारा P वेव आएगी। तो T से P वेव को क्या बोलते हैं? मस्कुलर इलेक्ट्रिकल साइलेंस बोलते हैं। मसल्स इलेक्ट्रिकली साइलेंस होती हैं उस टाइम पर। अच्छा भैया, आप कुछ डिसऑर्डर हैं जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, तो बीपी अगर 120 से 80 है, मतलब सिस्टोल वाला 120 है mmHg और डायस्टोल 80 है, तो समझ जाओ भैया तुम नॉर्मल चल रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा 140 से 90 हो गया तो ये तुम क्या है भाई, हाई बीपी के शिकार हो चुके हो। वहीं अगर बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैट बोल देते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या भाई? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ब्लड वापस लौटाती है, ताकि हार्ट को भी तो भाई, हार्ट भी तो ऑर्गन है, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो इस आर्टरी में अगर क्या हो जाए, नैरो हो जाए डिपोजिशन से, कैल्शियम+2 फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से या फाइब्रस टिश्यू से, तो क्या हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जिससे कि हार्ट मसल को क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। एंजाइना क्या होती है? एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब अचानक एकदम से चेस्ट में पेन होने लग जाए। जब इनफ O2 हार्ट को नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है भाई? एक्यूट चेस्ट पेन, एंजाइना हो जाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, मैन और वुमेन में, लेकिन ये मेनली होता है मिडिल या एल्डर एज। एल्डर मतलब बुढ़ापे टाइम पे, तो एल्डर एज में हो रहा है, मतलब कि यानी कि कहने मतलब अपने ट्रिक बनाई एंजाइना। जाइना मतलब जाओगे, तो जब तुम जाओगे मतलब बुढ़ापे में तो जाओगे, ऊपर निपट जाओगे, तो उस टाइम पे तुम्हारे दर्द होता है। अच्छा, हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर क्या भैया? कंजेशन ऑफ हार्ट, कंजेशन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट जो होता है, हार्ट फेल हो गया, अपने काम को करने में फेल हो गया। इसका काम क्या है भैया? हार्ट को बॉडी में ब्लड पहुंचाना, लेकिन अगर ये इफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं दे पा रहा है तो क्या हो गया? हार्ट फेलियर। नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी के बराबर नहीं दे पा रहा, तो भाई हार्ट शर्मा गया। कंजेशन ऑफ हार्ट और कंजेशन ऑफ लंग्स इसका मेन सिम्टम होता है। कंजेशन ऑफ हार्ट मतलब हार्ट कंजेशन शर्मा गया है, समझते हो। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट स्टॉप बीटिंग। अगर हार्ट ने स्टॉप कर दिया बीटिंग करना तो कार्डिक अरेस्ट, तुम तुरंत निपट जाओगे। पिप, इसमें आवाज़ क्या आती है? जैसे कि तुम ECG वाली मशीन में तो पिप 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 पी आ गई तो चल दी है तुम, ठीक है। हार्ट अटैक की बात करें तो जब हार्ट मसल को जो है सडनली डैमेज हो जाए किसी इंडिकेट ब्लड सप्लाई के चक्कर में, मतलब अच्छी सप्लाई नहीं है, तो उसे बोल देते हैं हार्ट अटैक का बोल देते हैं। वहीं अगर बात करें कि अपने सिस्टम पाया जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कहीं किसी भी ऑर्गन से ब्लड को डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए? हार्ट के पास, लेकिन वो हार्ट के पास ना जाए, किसी और ऑर्गन के पास पहले जा रहा है फिर हार्ट के पास जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ऐसा कि अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में और पाया जाता है पोर्टल सिस्टम। अच्छा भैया, तो इसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अमोनिया बनती है, इसलिए अमोनिया को पहले यूरिया बदल लिया जाए, क्योंकि अमोनिया को पूरी बॉडी में टहलाना अच्छी बात नहीं है। अब भाई पॉइजनस होती है, इसलिए पहले इसको यूरिया बदलने के लिए लिवर के पास ले जाते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? पोर्टल सिस्टम बन गया। तो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या ले जाती है? लिवर के पास, जहाँ अमोनिया को यूरिया बदल जाता है, यूरिया बदल गई, अब इसको हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में ले जाते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल वेन फिर हिपैटिक वेन, भैया समझ आएंगे। यहाँ पर यूरिया मैक्सिमम होगी, क्यों? क्योंकि भैया यहीं तो यूरिया बनी है, लेकिन मिनिमम कहाँ होगी? मिनिमम जहाँ भाई किडनी के बाद छन के आएगी, तो किडनी में यूरिया जो है छन जाएगी, तो वहाँ क्या होगी? मिनिमम यूरिया होगी। भाई समझ आता नहीं आता? अच्छा, अपने अब जो हार्ट की सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? तो अपने मेडुला ऑब्लिंगेटा मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को, किससे? ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि सुख का साथी, मतलब जब सुखी होगी तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। हर जगह पे बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक तब जब दुख का टाइम हो, इस तरीके से। तो हार्ट रेट बढ़ जाती है कब? सिंपैथेटिक मतलब समझ जाओ भाई, हार्ट रेट कब बढ़ेगी? जब तुम कहीं दौड़ भाग कर रहे हो, किसी से डर रहे हो। अच्छा, हार्ट रेट कम होगी, आराम से रिलैक्स कंडीशन में लेटे हो तो हार्ट रेट आराम से मस्त चलेगी। तो डिक्रीज हार्ट रेट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दिस बाई कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। अच्छा भाई, अगर बात करें एड्रेनली मेडुलरी हार्मोन्स भी जो है कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ये फाइट फियर फाइट वाले हार्मोन जो है अभी आगे पढ़ेंगे भी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर ज़्यादा हो तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है भैया? क्लोजिंग हो जाता है ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व, और जब वो क्लोजिंग होता है तो सेमिनल वाल्व खुल जाते हैं, और भैया ब्लड जो होता है फोर्सफुली ओपन हो जाता है, और ब्लड पूरी बॉडी में और लंग्स के पास चला जाता है। वही बात करें अगर तुम्हारे अंदर थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स कम हो रही, समझ जाओ भाई क्लॉटिंग डिसऑर्डर तुम्हें हो चुका है। अगर एक बात और करें, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मसल। भाई कार्डिक मसल के पास जो ब्लड लेके जा रही है उसको क्या बोल दिया? कोरोनरी सिस्टम बोल दिया। आप कुछ डायग्राम देख लेते हैं भाई, ये देखो डायग्राम बने हैं। आरबीसी, प्लेटलेट्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के बने। इसके अलावा हार्ट का देखो बन रखा है, हार्ट का ये देखो आर्टा दिखा रखी है, ये आर्टा भाई लेके जा रही है ब्लड को बॉडी में। वेना के बाद देखो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है, और यहाँ से फिर देखो भाई ये पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास प्योर होने जा रहा है, और पल्मोनरी वेन से जो है वापस आ जा रहा है कहाँ भैया? ये इसमें आ गया देखो ना, प्योर होके लेफ्ट वाले में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ देखो बना लेफ्ट और एट्रियम बना, इधर भाई राइट एट्रियम बना हुआ है।
अच्छा भाई राइट एट्रियम बना है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा दिख रहे हैं, नहीं अच्छा नोड दिखाई गई है, साइनोएट्रियल नोड दिखाएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड दिखाएगी। फिर ये भैया देखो बंडल ऑफ हिस दिखाया गया है, बंडल ऑफ हिस से ये प्रोकेंजियो फाइबर आगे बढ़ गए हैं। ये देखो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, एक कोरोनरी कॉर्डरी टेंडरी दिखाई गई है भाई, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, ठीक है भाई। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा दिखाया गया ये, और अपेक्स थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में हार्ट का। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, लंग्स से देखो ब्लड भैया देखो, हार्ट से भैया यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स के पास, लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन कहाँ से प्योर ब्लड लेके आ रही है भैया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी आर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, डॉर्सल आर्टा बोलते हैं। और ये बॉडी से जो है फिर से वेना कैवा के थ्रू जो है कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से फिर चला गया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास। अच्छा वेन का देखो डायग्राम दिखाया गया, थोड़ी सी ल्यूमन जो है लार्ज है देखो, और थिन है, इसकी जो मोटाई है भैया स्मूथ मसल्स दिखाई गई है और ल्यूमन दिखाया गया है। और वहीं इसकी देख लो भाई आर्टरी में क्या है, स्मूथ मसल्स और ल्यूमन दिखाई गई है। एक कैपिलरी देखो स्क्वामस एंडोथेलियम की दिखाई गई है। अपना 100% एनसीईआरटी कवर हो जाता है 25 मिनट में।